घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करूंगा असल भारत की। जी हां, गांव देहात की, जहां पर हमारी 2/3 आबादी रहती है। बात तो कोरोना की ही होगी, लेकिन संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट, चर्चा आज मैं गांवों पर करने वाला हूं। जो ताजा आंकड़े हैं, 3,48,421 लोग पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित हुए। तो यह आंकड़ा तो गिरा है, 4 लाख के करीब था, लेकिन 24 घंटे में 4,205 लोगों की मौत भी हुई है। कई जगह से खबरें आ रही हैं कि नहीं, अब कोरोना की भीषणता में थोड़ी कमी आ रही है। यह अपने आप में राहत की खबर है और आप भी राहत महसूस कर रहे होंगे, लेकिन दरअसल यह आधी अधूरी खबर है, क्योंकि देश की 2/3 जनसंख्या की तो हम बात ही नहीं कर रहे। जी हां, गांवों की कोई बात नहीं हो रही। और यह मैंने पहले भी कहा, देश इंडिया और भारत में बटा हुआ है। और चाहे कहने को, और यह बात मैंने कई बार कही कि मैं गांव देहात से आता हूं, लेकिन मैं पूर्णतः शहरी हो चुका हूं, इंडिया का रहने वाला हूं। यहां पर अस्पताल हैं, निजी अस्पताल, 5 सितारा, 7 सितारा, एम्स जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, सफदरजंग, आरएमएल, एलएनजेपी जैसे अस्पताल हैं। यहां व्यवस्था की पोल खुल रही है, तो गांव देहात में जहां कोई सुविधा है ही नहीं, अस्पताल के नाम पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, जहां पैरासिटामॉल की गोली तक नहीं मिल रही, बिस्तर, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर तो बहुत दूर की कौड़ी होते हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही। चर्चा होती है, कोई बड़ी ही सनसनीखेज टीआरपी लेने वाली खबर होती है ना, कि जी गंगा नदी में, बिहार के बक्सर जिले में अब तक, पहले 50 का आंकड़ा था, 100 से ज्यादा लाशें बहती हुई दिखी। तो उस पर राजनीति भी हुई। बिहार और उत्तर प्रदेश में वो तस्वीरें दिखाइए बक्सर की, 100 से ज्यादा लाशें बहती हुई मिली। तो मीडिया की थोड़ी नींद खुली, चश्मा इंडिया से हटकर थोड़ा भारत की तरफ भी गया, थोड़ी देर के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए। पर ये तस्वीरें एक बहुत ही दर्दनाक, भयावह कहानी बयां करते हैं। आदमी की कीमत क्या है, खास गांव देहात में रहने वाला। मर गए, गंगा में बहा दिए गए। कोरोना के चलते हुए अस्पताल ले जाया गया, नहीं ले जाया गया, आरटीपीसीआर हुआ था कि नहीं हुआ था, दवाइयां मिली थी कि नहीं मिली थी, बेड मिला कि नहीं मिला, ऑक्सीजन थी कि नहीं थी, यह सवाल तो पूछे ही नहीं गए। यह सवाल सिर्फ शहरों के लिए है। पीपल लाइक अस, आप मेरे जैसे लोग शहरों में जो रहते हैं, साधन संपन्न, सुविधा संपन्न हैं, आवाज भी बुलंद करना जानते हैं, कानून भी समझते हैं, व्यवस्था भी समझते हैं, जान पहचान भी है, थोड़ा जुगाड़ भी आता है। लेकिन गांव देहात में क्या? और यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि देश में कुल मिलाकर लगभग 700 जिले हैं। 700, उनमें से 2/3 से भी ज्यादा, यानी कि 533 जिलों में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 10% से ज्यादा का है। देश की कुल जनसंख्या, आबादी 130 से 140 करोड़ है। जो बालिग हैं, 18 साल से ऊपर की उम्र के, वो 90 करोड़ से ऊपर हैं। सीधा गणित है, 2/3 जनसंख्या यानी कि लगभग 60 करोड़ लोग बालिग
गांव देहात में रहते हैं, 10% पॉजिटिविटी रेट। यह सिर्फ उन लोगों का है जिनके टेस्ट हो रहे हैं, और आपको यह बताने की जरूरत नहीं कि गांव देहात में कितनी टेस्टिंग हो रही है। नाम मात्र दिखावे की टेस्टिंग। सबकी टेस्टिंग हो जाए, 60 करोड़ आबादी, 10% से ऊपर का पॉजिटिविटी रेट, और इनमें भी 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर 30 से ज्यादा जिलों की पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। मध्य प्रदेश में 45, उत्तर प्रदेश में 38, महाराष्ट्र में 36, तमिलनाडु में 34, बिहार में 33 ऐसे जिले हैं। 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर 20 से ज्यादा जिले 10 से ऊपर की पॉजिटिविटी रेट दिखा रहे हैं। कर्नाटक 28, राजस्थान 28, उड़ीसा 27, छत्तीसगढ़ 24, गुजरात 23, हरियाणा 22, पश्चिम बंगाल 22, असम 20। इनमें से बहुतेरे ऐसे राज्य हैं, लगभग इतने ही कुल मिलाकर जिले हैं। तो ग्रामीण इलाकों में पूरे तरीके से पैर पसार चुका है ये कोरोना। और आलम क्या है? मेरठ का मैं आपको उदाहरण देता हूं। लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है। गांव देहात से दबाव बनता है, गांव में तो कुछ है नहीं, तो मेरठ आ रहे हैं और वहां पर फोल्डिंग बेड भी अपना लेकर, चद्दर भी अपनी लेकर, पंखे चल नहीं रहे, तो एक्सरे स्कैन वाले, एक्सरे स्कैन जो होते हैं ना, उनसे ही पंखा झेल रहे हैं लोग। यह हालत है। और आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के डीजी, डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव, वो क्या कहते हैं कि देखिए और टेस्टिंग करनी पड़ेगी। समस्या विकराल है, विकट है। जो हमने गाइडलाइंस बनाई हुई थी कि 30% से ज्यादा रैपिड एंटीजन टेस्ट नहीं कर सकते, 70% आरटीपीसीआर टेस्ट ही करने, अब उसे हटा दिया जाए। टेस्टिंग कराओ तभी तो हकीकत मालूम होगी। और स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट जोन बनाने की जरूरत है। गांव में पैरासिटामोल मिल नहीं रही, अभी कंटेनमेंट जोन बनाने की अब बात की जा रही है। वो होते हैं ना, कतार में आखिरी आदमी की चिंता जरूर की जाएगी, लेकिन गांव वाले आखिरी कतार में बैठे हुए हैं, बेबस हैं, गुहार लगा रहे हैं, चित्कार लगा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। लव अग्रवाल जॉइंट सेक्रेटरी हैं हेल्थ मिनिस्ट्री में, वो ये बातें मैं मन गढ़ंत नहीं है, सरकार इन बातों को मान रही है। उन्होंने किस तरह से कबूल किया और क्या करना चाहिए, क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। हमारे देश में, जैसे कि हमने इससे पहले भी चर्चा की है, कि 10% से पॉजिटिव जिन राज्यों में, जिन जिलों में हमने देखी है, वहां पर स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट, स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट मेजर्स लिए जाएं। तो ऐसे जिलों को भी हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जिसको हम अपनी वेबसाइट पर भी डे टू डे बेसिस पर हाईलाइट करते हैं, जहां पर कि हम स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स के साथ मिलकर एफर्ट्स कर रहे हैं कि वहां पर इन्फेक्शन का स्प्रेड कम किया जा सके। ऐसे 533 जिले भी हैं देश में, जिस पर जरूरत है कि स्ट्रिंजेंट एक्शन उसी स्थायी से चलते रहें। तो कुछ करना पड़ेगा सरकार को। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, शहरों पर नजर, गांवों की कब लोगे खबर? शहरों की बात होगी, पूरा देश शहरों में ही बसता है। गांव देहात की बात कब होगी? और गांवों की पुकार, कुछ तो करो सरकार। ये केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के सामने गांव गुहार लगा रहे। और आज मेहमानों का परिचय कराऊं। मेहमान भी हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं, लेकिन पहले आपको, मैंने पहले भी कहा है, हम आसान रिपोर्टिंग करते हैं, गांव देहात पर हमारी नजर नहीं पड़ती। आज पहले मैं अपने सहयोगियों की जुबानी गांवों की, ग्रामीण इलाकों की हकीकत आपके सामने पेश करना चाहूंगा।
लखनऊ से उत्तर प्रदेश का हाल बताएंगे मेरे सहयोगी मानस। बिहार की राजधानी पटना में मौजूद है मेरे सहयोगी सौरभ। भोपाल से राकेश चतुर्वेदी हैं। जयपुर राजस्थान की राजधानी केजे श्रीवास्तव वहां का हाल बयां करेंगे। और मुंबई की बात नहीं बताएंगे, महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों की बात बताएंगे इंद्रजीत सिंह। तो मानस, आसान रिपोर्टिंग तो हो ही रही है, गांव देहात के बारे में कोई फिक्रमंद लग भी रहा है। दिल्ली की बात हो जाएगी, लखनऊ की बात हो जाएगी, चंडीगढ़, मुंबई, पटना बस वहीं तक महदूद है। पॉजिटिविटी रेट उत्तर प्रदेश में 38 जिलों में 10% से ज्यादा हो गया है। और यह भी क्या असल कहानी बयां कर रहा है। टेस्टिंग का हाल क्या है? टेस्टिंग हो रही है गांव देहात में? देखिए, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी 20-25 दिन पहले तक जो हर रोज जो रिपोर्ट आती थी सरकार की, तो मैं अभी उसका डाटा देख रहा था कि जो 24 घंटे में आज से 15 दिन पहले तक जो टेस्ट होते थे वो करीब करीब 2,40,000 के आसपास होते थे। और अभी वो घट करके इस वक्त 2.25 लाख के आसपास हर रोज 24 घंटे में जो टेस्ट हो रहे हैं, जो सरकार आंकड़ा जारी करती है। यानी टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़े भी नहीं है और घटे भी और नहीं ये है। टेस्ट तो शहरी इलाकों में हो रहे हैं। गांव में कितने टेस्ट हो रहे हैं? क्योंकि अब गांव में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, गांव तक पैर पसार। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपको एग्जैक्टली यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लगातार जो टेस्ट, ये जो मैंने आंकड़ा पेश किया, ये आंकड़ा उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों का है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में भी टेस्ट उस तरीके से शुरू ही नहीं हुए। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं। अगर आप अभी 5-6 दिन पहले की तस्वीरें हम लोगों ने दिखाई थी कि जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली और मुरादाबाद के मंडलों में जब दौरा करने गए थे, तो अचानक एक गांव में पहुंच गए तो वहां मालूम पड़ा कि जो कोरोना मरीज है उसको दवा तक नहीं मिल रही है, गांव में जांच नहीं हो रही। तो उन्होंने फटकार लगाई तो कहा था कि इसको आप लोग देखिए वरना सख्त कार्रवाई होगी। तो ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद जाकर के ग्राउंड जीरो पर देखा कि किस तरीके का गांव का हाल है। हर रोज टीम 9 की बैठक हो रही है, लेकिन निश्चित तौर पर जो गांव के जो हालात हैं वो अपने आप में बेहद चिंताजनक है। और इसीलिए हम पाते हैं कि बक्सर के नजदीक 100 से ज्यादा शव गंगा नदी में बहा दिए जाते हैं। उस पर राजनीति होती है, असल बात पर कोई नहीं आ रहा। यानी कि उपचार की, अस्पतालों की व्यवस्था क्या है, हालत क्या है जिंदगी की, आम आदमी की जिंदगी कितनी सस्ती हो गई है। शवों को अंतिम संस्कार भी नहीं करने का मौका मिल रहा है, उनको ऐसे ही बहाया जा रहा है। यह हो रहा है गांव देहात में। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर संदीप जी, मैं आपसे बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं कि गांव की स्थिति इस वक्त बहुत खराब है। और हकीकत बात ये जो आपने शुरुआत में कहा कि आसान रिपोर्टिंग हम लोग करते हैं, गांव तक नहीं पहुंच पाती, ये बात हकीकत भी है कि गांव की असल तस्वीर हम लोग के सामने नहीं आ पाती। लेकिन वहां से लोगों के दर्द की कुछ चीखें यहां तक जरूर आती हैं। कुछ लोग बयान करते हैं, और खाली ये बात हम ही नहीं कर रहे, सरकार के में शामिल लोगों ने भी ये बात उठाई है, चाहे पार्टी के, बीजेपी के विधायक हो, सांसद रहे हो, वो इस बात को कह रहे हैं कि समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है, समय से टेस्टिंग नहीं हो पा रही, गांव देहात में टेस्ट हो जा रहा तो रिपोर्ट आने में बड़ा लंबा वक्त लग रहा है। और दूसरी बात, अभी इस तरह का भी आंकड़ा नहीं आ रहा है सामने कि कितना एंटीजन टेस्ट हो रहा है और कितना आरटीपीसीआर हो रहा है पिछले 10-12-15 दिनों में, किस तरीके से। बिल्कुल राकेश चतुर्वेदी, मध्य प्रदेश के 45 जिले, कुल मिलाकर कितने जिले हैं मध्य प्रदेश में? 45 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा। सरकार के पास आंकड़ा भी है, गांव देहात में कितनी टेस्टिंग हो रही है? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश की बात करें तो कुल 52 जिलों में से 45 जिले ऐसे हैं जहां पर कि लगातार जो संक्रमण की दर है 10% से अधिक बढ़ी हुई है। और अभी की बात करें तो जो डरावनी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो तस्वीर ये है कि अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में जो महज कोरोना 30-35% तक पहुंचा था, अब मध्य प्रदेश में यदि कल के आंकड़ों की बात कर ली जाए तो शहरी सीमा की बात करें उसमें केवल 86% जो संक्रमण की दर है, और ग्रामीण क्षेत्र में शहर से अधिक यानी 54% अधिक
जो संक्रमण की दर पहुंच चुकी है। ये मध्य प्रदेश के हालात हैं और बाकायदा स्वास्थ्य विभाग ने ये आंकड़े जारी किए हैं। प्रदेश में बात करें तो अब जो टेस्टिंग की स्थिति ये है कि अब सरकार को कोई प्रयास करना नहीं पड़ रहा है, वहां पर एम्बुलेंस है राकेश, जब लोगों गांव देहात में एम्बुलेंस है, बेड है, ऑक्सीजन है। देखिए मध्य प्रदेश में बात करें तो पिछले 10 दिन में जो एक्टिव केस है 20,000 अधिक बढ़ चुके हैं और अभी की स्थिति की बात करें 1,11,000 एक्टिव केस हैं, जो कि पिछले 10 दिनों में करीब 20,000 अधिक ये टेस्ट एक्टिव केस हो चुके हैं। यानी साफ तौर पर जाहिर है जो तमाम तैयारी की गई थी, बेड से बढ़ाए गए थे, ऑक्सीजन नहीं, गांव देहात में बिस्तर है क्या, ऑक्सीजन है क्या, एम्बुलेंस है क्या, किसी की हालत बिगड़ जाए कि उसे शहर में लाया जा सके? देखिए मध्य प्रदेश के ग्रामीणों की जो है इलाकों की बात छोड़ दें, यदि राजधानी भोपाल की ही बात करें तो अभी भी राजधानी भोपाल के सभी अस्पताल पूरी तरह से फुल हैं। यदि कोई सामान्य मरीज को अस्पताल पहुंचना है तो उसके लिए एम्बुलेंस नहीं है। एम्बुलेंस में किसी की अस्पताल में किसी की डेथ हो जाए तो उसके लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रही। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ये हाल हैं तो ग्रामीण इलाकों के हाल क्या होंगे। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो अब पूरी तरह से जो लोग हैं, चाहे हम उनकी संक्रमित लोगों की बात करें या फिर जो पॉजिटिव हो चुके हैं, पूरी तरह से बेहाल हैं, पूरी तरह से बेहाल हैं। बिहार की बात करते हैं, बिहार में सौरभ 38 जिले हैं, 33 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा। गांव में संक्रमण कितना फैला है, सरकार को अंदाजा है क्या? कोई आंकड़े हैं कि गांव में कितनी टेस्टिंग हो रही है या शहरों तक ही यह टेस्टिंग का काम हो रहा है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। टेस्टिंग जो है वह शहरों तक हो रहा है। अगर पूरे राज्य की बात करें तो 90,000 से लेकर करीब 1 लाख की टेस्टिंग हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक तरीके से कहें तो बिहार को लॉकडाउन ने बचा लिया। अगर 5 मई की बात करें, जब बिहार में लॉकडाउन लगा था और उस समय जो संक्रमण दर था वह करीब 15% था, और आज अगर हम बात करें तो संक्रमण दर करीब 10% हुआ है, यानी 5% की गिरावट आई है। यह बिहार के लोगों के लिए काफी राहत देने वाली खबर है। और पर यह आधी अधूरी खबर है कि अपने आप में अगर गांव में टेस्टिंग नहीं हो रही तो हमें कैसे पता पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है? सौरभ जी, जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पॉजिटिविटी, जो संक्रमण दर है वह करीब 5-6 दिनों में 5% की गिरावट हुई है। लेकिन जहां गांव की जो आप बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर गांव में टेस्टिंग नहीं हो रही है। गांव के जो अस्पताल हैं वह आज भी अपनी व्यवस्था को लेकर रो रहे हैं। ना वहां टेस्टिंग हो रही है और ना ही सही से वैक्सीनेशन का काम हो रहा। तो टेस्टिंग नहीं होगी, मौत हो जाएगी तो उसको सामान्य मौत बता दिया जाएगा, उसको कोरोना से हुई मौत नहीं बताया जाएगा। यह काम भी होगा ना देश भर में गांव देहात के इलाकों में सौरभ, कि सामान्य मौत है, कोरोना में मौत ही दर्ज नहीं दिखाई जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बक्सर में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बक्सर में गंगा नदी में सैकड़ों लाशें तैर रही थी। हालांकि बिहार के लोगों का या बिहार के नेताओं का, बिहार के प्रशासन का यह कहना है कि ये लाशें यूपी से तैर कर आई है। तो निश्चित रूप से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर मढ़ा जा रहा है, लेकिन अपनी व्यवस्था जो कमी है उसको सरकार ठीक करने की कोशिश नहीं कर रही है। जी केजे, राजस्थान के 28 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ऊपर। जिले कितने हैं? और हमने सीकर के खीरवा गांव का मैंने अपने कार्यक्रम में जिक्र किया था। गांव दर गांव से खबरें आ रही हैं, 30 लोग जी कोरोना से मर गए, 50 लोगों की मौत हो गई। कोरोना से नहीं, 30 लोगों की मौत हो गई, 50 की हो गई। पर हमें पता भी है कि संक्रमण कितना फैला है, कितनी टेस्टिंग की है। गांव देहात में टेस्टिंग हो रही है?
संदीप जी, पहले तो आपको इसका एक आंकड़ा मैं बताता हूं, शायद वो भी चौंकाने वाला है। सरकार को खबर मिलने लगी थी कि राजस्थान के 35% गांवों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल चुका है, यानी कि वहां के लोग पॉजिटिव हैं। इसके बाद सरकार ने एंटीजन टेस्ट कराया इन लोगों का, और पिछले एक हफ्ते में 7 लाख से ज्यादा लोग, राजस्थान के सभी 33 जिले टोटल हैं, वहां पर 7 लाख लोग सरकार को संक्रमित मिले। अब इनका इलाज कैसे हो, क्योंकि जिले में जो अस्पताल है वहां तो वैसे ही वे फुल हैं, लेकिन जो गांव के जो ढानियां हैं, छोटे गांव के छोटे इलाके हैं, वहां तक तो सरकार की अभी तक पहुंच ही नहीं हो पाई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीनेशन तक की सुविधा नहीं पहुंच पाई, तो कहां से पहुंचे। और सबसे बड़ी लापरवाही तो इससे ज्यादा क्या कही जाएगी कि केंद्र और राज्य सरकार ने अपनी ओर से यहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे थे, वेंटिलेटर भेजे थे, लेकिन ग्रामीण इलाकों की तो बात दूर है, जिला स्तर के करीब 6 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी तक पिछले 8 महीने से ये वेंटिलेटर के बॉक्स तक नहीं खोले गए, क्योंकि इन्हें चलाने के लिए ट्रेनिंग देने वाले ही जयपुर से नहीं भिजवाए गए थे। तो इस तरह के हालात राजस्थान में, जिलों में नहीं खोले गए, गांव की तो मतलब कोई बात ही नहीं कर रहा, किसी को परवाह ही नहीं है। वोट मांगने गांव में चले जाएंगे, पर गांव में सुख सुविधाएं, कोई मूलभूत सुविधाएं, सुख सुविधाएं गलत शब्द मैंने इस्तेमाल किया, मूल सुविधाओं के बारे में भी कोई नहीं सोचेगा। बिल्कुल ऐसा ही शायद कुछ हो रहा है, क्योंकि नेता लोग सभी लोग जयपुर में बैठे हुए हैं। यहां तक कि जो ग्रामीण क्षेत्र के विधायक हैं, ज्यादातर वे अभी भी जयपुर में घूम रहे हैं। उन्हें लगता है कि जयपुर सुरक्षित है, यहां उनके लिए अपने गांव के इलाके जो फोन करते हैं तो वो फोन अटेंड करके जितना हो पाता है वो कर रहे हैं, अपने गांव में जाने का तर्क से कतरा रहे। और तो राजस्थान के केवल 11 जिलों में ही 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का अभी वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। तो गांव में यह वैक्सीनेशन कब पहुंच पाएगा, कितना बड़ा सवाल है और अंदाजा लगाया जाना मुश्किल है। और इसके बारे में देखिए, दुखद पहलू यह है कि चर्चा ही नहीं होती। इंद्रजीत, महाराष्ट्र के 36 जिलों में 10% से ऊपर का पॉजिटिविटी रेट है। और मैं जो ये कह रहा हूं ना, इंडिया और भारत का जो फर्क है, और हम भी इंडिया इंडिया करते रहते हैं, मुंबई मॉडल की बड़ी बात हो रही है। इकबाल सिंह चहल को लेकर बहुत कुछ तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, बांधे भी जाने चाहिए। वहां पर ऑक्सीजन की कमी को कैसे दुरुस्त किया गया, बेड कैसे मुहैया कराए गए, मारामारी नहीं हुई, अच्छी बात है। ये तो मुंबई की बात हुई ना। गांव देहात में भी ये मॉडल लगाया गया, क्या लागू किया गया? गांव देहात में भी ऐसी व्यवस्था है, या ये मुंबई के लिए भाई व्यावसायिक राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी है, वहां के लिए तो चाक चौबंद इंतजाम कर दिए। गांव देहात में हैं ऐसे इंतजामात महाराष्ट्र में? जी संदीप, बिल्कुल गांव देहात में इस तरह के इंतजाम नहीं है। हालांकि गांव देहात की अगर बात करें तो जो टेस्टिंग की दर है वो काफ़ी कम है। आप देखेंगे कि जितने भी टेस्ट महाराष्ट्र में 1,75,000 के करीब के टेस्ट हो रहे हैं, जिसमें से ज़्यादातर टेस्ट पहले मुंबई, पुणे, थाने, नागपुर इन शहरों से होते थे। लेकिन ये जरूर है कि इस समय मुंबई की हालत काफ़ी सुधरी है, थाने की भी हालत सुधरी है, पुणे की भी हालत सुधरी है। यहाँ पॉजिटिविटी रेट 10% से कम हो गया है, यानी 7-8% के करीब है। लेकिन जो महाराष्ट्र के रूरल इलाके हैं उनमें काफ़ी दिक्कत है, वहाँ पे टेस्टिंग ठीक से नहीं हो पा रही है, वहाँ पे उतनी तरह की व्यवस्था नहीं है। लेकिन एक काम यहाँ पे प्रशासन ने जरूर किया है कि सब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को 100 जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया है। इसके अलावा जितने जिला पंचायत रूम है डिस्ट्रिक्ट में, हॉस्पिटल के अलावा वहाँ पे एक्स्ट्रा बेड लगाने के लिए कहा गया है। ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है, जैसे आपने देखा कि नंदुरबार में एक कलेक्टर ने ऑक्सीजन का प्लांट लगवा दिया। इसके बाद एक तो मतलब अब कुछ निगाहें गांव की तरफ आती दिख रही हैं। अब मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, नौकरशाह रह चुकी हैं, IAS ऑफिसर हैं, अब लोकसभा सांसद हैं उड़ीसा से, अपराजिता सारंगी। मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ हैं, प्रोफेसर गौरव वल्लभ। साथ ही फॉरमोस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट इन दिस कंट्री देवेंद्र शर्मा मेरे साथ हैं, और एक एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल भार्गव, डायरेक्टर हैं फोर्टिस गुरुग्राम में। लेकिन आज मैंने इन्हें क्यों बुलाया है, क्योंकि ये सिर्फ गुरुग्राम में इलाज नहीं करते, ये महीने भर में गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बरेली, बिहार के गोपालगंज, उत्तर प्रदेश के मेरठ, हरियाणा के हिसार, सिरसा में भी जाकर इलाज करते हैं। तो इनको अंदाजा है कि गांव देहात में क्या कुछ हो रहा है। मेरा सवाल यह है अपराजिता सारंगी,
और आप एक करियर ब्यूरोक्रेट रही हैं, अब एक जनप्रतिनिधि हैं। ये शहरों पर तो हमारी नजर है, गांव की खबर लेंगे हम, या गलत सवाल पूछ रहा हूं? मैं जानती हूं स्थिति बहुत गंभीर है, और ऐसा कह देना कि केंद्र सरकार को या राज्य सरकारों को ज्ञात नहीं है, मुझे लगता है ये सही नहीं है। मैंने सुना कुछ लोगों को कहते हुए कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार शायद आंकड़े नहीं जानती है। देखिए, 533 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब ये ग्रामांचल की तरफ। राहुल, अभी आपकी बारी आएगी, रुकिए, अभी अपराजिता बोल रही है। हाँ, बोलिए अपराजिता। चिंताजनक विषय है, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि इसी की वजह से ये जो संख्या है, नेशनल एवरेज हमारा 21% पॉजिटिविटी रेट चल रहा है। करीबन 42% ऐसे जिले हैं जहां पर नेशनल एवरेज से ज्यादा पॉजिटिविटी, ज्यादा नहीं, दोगुना। 42% ऐसे जिले हैं जहां दोगुना है, ज्यादा नहीं। मैं मानती हूँ, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है, और हम सब, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हम सब इस दिशा में काम कर रहे हैं, सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, और जो जो संभव प्रयास करने चाहिए हम कर रहे हैं। देखिए, टेस्टिंग हो रही है क्या गांव देहात में? गांव देहात में टेस्टिंग हो रही है या हमारी प्रायोरिटी में नहीं है? जरूरत है, देखिए, बढ़ाने की जरूरत है। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन, वैक्सीनेशन, ये जो चारों हैं, चारों दिशाओं में हमें काम करना है, बढ़ाना है, और ग्रामांचल में काम करना है। इसी की वजह से मैं एक वाक्य कह दूं, राजेश भूषण जी जो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी हैं, इन्होंने कल सारे सचिवों से बातचीत की, और मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रांग चल रही है। बहुत संवाद के सारे रास्ते, सारे दरवाजे हम खोलकर बैठे हुए हैं, राज्य सरकारों के साथ हम खड़े हैं। और आज ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत की, तो हम लगे हुए हैं राज्य सरकारों के साथ। नहीं लगे तो हुए हैं, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। मैं थोड़ी कड़वी, आप बताइएगा, कड़वी बात कर रहा हूं लेकिन हकीकत बात कर रहा हूं क्या? गांव देहात में आप मुझसे बेहतर जानती हैं, आपकी तो इनिशियल पोस्टिंग्स ही ग्रामीण इलाकों में होती हैं जब आप आईएएस ज्वाइन करती हैं। हम शहरों की बात करते हैं तो यहां 5 सितारा 7 सितारा हॉस्पिटल्स, मैं होटल्स की बात नहीं कर रहा हूं, वो भी हैं, प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स भी हैं। गांव में तो वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है जहां पैरासिटामोल की भी कमी है। वो हालत है, ऊपर से टेस्टिंग भी ना हो तो मतलब क्या हम शतुर्मुर्ग बने हुए हैं? इसमें मैं अपने आप को भी अपराजिता इंक्लूड कर रहा हूं। मैंने ओपनिंग कमेंट्स में कहा कि मैं कहता तो हूं बड़े गर्व से, शान से कि मैं गांव देहात का लड़का हूं, मैं पूर्णतः शहरी हो चुका हूं, मेरे सरोकार अब शहर से हैं, गांव की परवाह नहीं है। यही हाल हमारी सरकारों का हो गया है क्या? देखिए, कुछ दिन पहले जब प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने अपने वक्तव्य जारी किए थे, उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि पता था कि दूसरी लहर आएगी, लेकिन दूसरी लहर इतनी भयानक होगी हमें पता नहीं था। उन्होंने कही है बात। हमारी जब हमने अपनी युद्ध की शुरुआत की तो मुझे लगता है हम सब कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, हम सब केंद्रित थे शहरांचल पर, और शहरांचल पर बहुत मात्रा में, जैसा कि आपने कहा, अभी एंकर्स लोग बोल रहे थे, सबने कहा कि निश्चित तौर पर शहरांचल पर बहुत जगहों पर हमने कंट्रोल भी किया, हम नियंत्रण में कुछ हद तक ला पाए हैं, लेकिन इस बीच ये ग्रामांचल की तरफ चला गया। तो मुझे लगता है आज के संदर्भ में जिलाधीशों का काम है, ब्लॉक और तहसील और उसके नीचे जितने भी कार्यरत लोग हैं सबको लगाएं, टेस्टिंग बढ़ाएं, ट्रैकिंग करें और मॉनिटरिंग। नहीं, टेस्टिंग होगी नहीं ना, टेस्टिंग करो ना, आम आदमी मरेगा। कह दीजिए कि कोरोना से मौत थोड़ा हुई है, वो सरकारी आंकड़ों में, ये सरकारी फाइलें बड़ी कमाल की होती है ना, आप उन्हें जानती हैं। आप दर्ज ही नहीं करेंगे कोरोना से हुई मौत, तो मौतें हुई जी, अरे बुखार आया था। गांव में भी लोग ये कहते हैं, अरे फलाने के तो बुखार आया था जी, मर गया 2 दिन में, और बात खत्म हो गई। हमें बहुत ईमानदारी के साथ आगामी दिनों में काम करना है। देखिए, अगर हम धोखा देंगे तो किसे धोखा देंगे? खुद को धोखा देंगे, परिवार को नहीं, धोखा तो दिया जा रहा है ना गौरव वल्लभ, धोखा दिया जा रहा है ना। और यहां पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों की बात है। हम देखते हैं और आप भी देखते हैं गौरव वल्लभ कि जी मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री जी एम्स गए या एलएनजेपी गए या गौतम वो गुरु तेग बहादुर नगर के अस्पताल का
औचक निरीक्षण किया, वो शहरों में ही होता है। मुझे एक मुख्यमंत्री बताइए पिछले 1 महीने में गांव देहात में जाकर औचक निरीक्षण किया हो, एक मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का। जी संदीप जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने अभी कुछ बातें बोली। मैडम, बहुत गंभीरता से आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि पिछले 5 दिन में कितनी टेस्टिंग बढ़ गई, पिछले 10 दिन में कितनी टेस्टिंग बढ़ गई, पिछले 15 दिन में कितनी टेस्टिंग बढ़ाई, पिछले 25 दिन में कितनी टेस्टिंग बढ़ाई? कुछ नहीं बढ़ाया मैम। आप यहाँ पे टीवी पे आके झूठ का बखान करती हो। आप कहती हो मैम कि पॉजिटिविटी को हमें कंट्रोल करना है। आपके नेता कहते हैं कि पॉजिटिव बातें करो, संचार करो। आपका ध्यान ही नहीं है कोरोना पे। आपका ध्यान, आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि पॉजिटिव बातें करो। आपके जो मंत्री है वो कहते हैं हम पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। आपके जो मंत्री है, कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं है गौरव वल्लभ, ये कांग्रेस बीजेपी की नहीं है। मैंने सब राज्यों का हाल दिखाया, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का। एक एक का जवाब दूंगा। हाँ। यहाँ पे पॉजिटिविटी की बात मैम ने करी, इनके मंत्री आके बोलते हैं हमें पॉजिटिव बातें करनी चाहिए, फर्जी वेबसाइटों पर आर्टिकल लिखवाते हैं और प्रधानमंत्री जी की तारीफ कराते हैं, और मैम यहाँ आके झूठ का बखान करती है। मैंने सवाल पूछा कि टेस्टिंग कितनी बढ़ाई पिछले 20 दिन में, जवाब दी। इनके पास जवाब नहीं है क्योंकि बढ़ी ही नहीं। दूसरी बात आपने पूछी कि भाई ये गांवों में पहुंचा तो क्या हुआ। देखिए, दुनिया के हर वैज्ञानिक ने, दुनिया के हर जो इस त्रासदी को समझता है, उसने कहा है भारत को सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, वो है वैक्सीन और बड़ी मात्रा में वैक्सीनेशन प्रोग्राम। सरकार 1 महीने से मुख दर्शक बनी बैठी है। ना प्रधानमंत्री जी का कोई रात को 8 बजे संबोधन आता है। मैं वैक्सीन पर अभी बात नहीं कर रहा गौरव वल्लभ। वैक्सीन है, संजीवनी है। 1 मिनट गौरव वल्लभ, सवाल यह है गांव देहात में जो संक्रमित हो गया उसकी अगर खोज खबर ही नहीं है सरकार को, सरकारी आंकड़ों में वो दर्ज ही नहीं है कि वो कोरोना पॉजिटिव है, कि उसे अस्पताल की एक बेड की, एक ऑक्सीजन की या वेंटिलेटर की जरूरत हो सकती है, अगर ये चीजें दर्ज ही नहीं है तो इंतजाम कैसे किए जाएंगे और कौन करेगा? मेरा सवाल ये है। तो सबसे पहले तो आपने टेस्टिंग सुविधा कितनी बढ़ाई? पिछले 4 महीने में कितनी नई टेस्टिंग लैब्स खुली है, उसका उत्तर दीजिएगा मैडम। पिछले 2 महीने में कितनी खुली है? पिछले 25 दिन से जब पूरा देश जल रहा है, हर परिवार से लाश उठ रही है, हर गांव के अंदर रोज की 5 से 6 मृत्यु हो रही है, आपने कितनी टेस्टिंग बढ़ाई? आज भी हमारी टेस्टिंग। तो ये सारे सवाल बीजेपी से पूछोगे या महाराष्ट्र में 36 जिलों में 10% से ऊपर पॉजिटिविटी रेट है, राजस्थान में 28 जिले, कुल मिलाकर 33 जिले, आप भी वहीं से आते हैं, वहां पर पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है, तो सारे सवाल केंद्र से ही पूछे जाएंगे या ये सरकार खेलने का टाइम नहीं है? प्राथमिकता तय करने का वक्त है ये। तो प्राथमिकता मैं ये कह रहा हूं कि आईसीएमआर क्यों टेस्टिंग कितनी दी सरकार ने पिछले 2 महीने में, 1 महीने में? जब आईसीएमआर केंद्र सरकार के अधीन काम करता है, वही तो टेस्टिंग के लाइसेंस दे सकता है। कितने त्वरित टेस्टिंग राजस्थान में मेरे सहयोगी केजे श्रीवत्सन बता रहे हैं जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, मीटर्स और जो वहां पर वेंटिलेटर्स हैं वो जिला अस्पतालों में गए थे, वो आज तक खुले नहीं, गांव देहात तक तो गए ही नहीं होंगे। पर मैं इसे कांग्रेस बीजेपी नहीं बना रहा हूं। सवाल मेरा यह है, गांव की सुन ले रहा है कोई? आज राजस्थान सरकार ने एक निर्णय किया है कि 50 बेड का से बड़ा कोई भी अस्पताल, वहां पे ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए सरकार ने अनुदान दे दिया, उनके खातों में चले गए। पर संदीप जी, वैक्सीन तो केंद्र सरकार ही देगी ना, टेस्टिंग का लाइसेंस तो केंद्र सरकार ही देगी ना। और आज गांवों की हालत है, उसके कारण जो इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा मैं उस पर भी आ रहा हूं, करेंगे, उस पर भी आऊंगा। आज मुख्य बिंदु मेरे सवाल का जवाब दिलवाइए संदीप जी, टेस्टिंग कितनी बड़ी है, तब हम गांवों की बात करेंगे। टेस्टिंग अपराजिता रिस्पॉन्ड करेंगी 45 सेकंड में, उसके बाद 2 मेहमान है मेरे अभी। मैं रिस्पॉन्ड करूंगी जी। देखिए, सबसे पहली बात, जहां तक टेस्टिंग का सवाल है, 19,83,804 टेस्टिंग कल तक हुई है, कल हुई है, एक दिन की बात मैं बता रही हूं आपको, 19,83,804, और ये पिछले दिनों से बहुत अधिक है। ये तो पहला नहीं, आपने अधूरी जानकारी दी। अपराजिता 1 सेकंड यहां पर रुकिएगा। ये जो टेस्टिंग थी ये 40 लाख थी पिछले महीने,
वो गिरकर 25 हुई, मुझे 20 हुई, बोलने दे। 16 तक आई, अब 16 से 19 बढ़ गई। आप आधी अधूरी जानकारी दे रही है कि 16 से 19 हो गई, 40 से 19 कैसे आई ये नहीं बता रही है। देखिए 19,83,804 ये पिछले दिनों से अधिक है। 40 लाख थी ना पिछले महीने। 24 लाख वैक्सीनेशन हमने किया। गौरव वल्लभ जी बड़े आतुर होकर बातचीत करते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं। देखिए मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी ने वायनाड में कोरोना को रोकने के लिए क्या किया? रायबरेली में सोनिया गांधी जी ने कितने कोविड हॉस्पिटल्स लगाए? और तीसरी बात मैं पूछ लूं, वैक्सीन 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 कह रहे हैं, इन्हीं के चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, इन्होंने कह दिया कि ये वैक्सीन अच्छी नहीं है, हम नहीं लगवाएंगे। शशि थरूर जी ने भी इसी तरह का वक्तव्य जारी किया। ये क्या मैं इसे कांग्रेस बीजेपी कतई नहीं होने दूंगा। अगर वायनाड की, रायबरेली की आपका जायज सवाल है, फिर तो बाकी 541 सांसदों से भी पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने अपने क्षेत्र में कितने ऑक्सीजन प्लांट लगवाए, फिर बनारस में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने ऑक्सीजन प्लांट लगाए, यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए। पर मैं इसे ये नहीं करना चाहता हूं। एक मिनट, पर यहां पर जो ये चर्चा आप सुन रहे हैं डॉक्टर राहुल भार्गव, गांव देहात का हाल क्या है? आप जाते हैं इन इलाकों में, लोगों का इलाज करते हैं, कोई जिम्मेदारी, आप चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जिम्मेदारी कोई लेता दिखा? राज्य सरकारें भी हैं और केंद्र सरकार भी है। यहां पर गांव हमारे रडार पर है भी क्या? संदीप जी, बहुत दयनीय स्थिति है, क्योंकि एक तो टेस्टिंग कम है, टेस्टिंग होने के बाद उसका रिजल्ट 7 दिन तक आता है, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जर्जर हालत में है, आपने वेंटिलेटर जरूर दे दिए, साथ में ट्रेनिंग करना आवश्यक है। तो टेस्टिंग ट्रैकिंग, आपको ट्रेनिंग को भी देखना आवश्यक है, तभी लोग ठीक होंगे। ये बात समझिए। जो आप बार बार कह रहे हैं कि 10% पॉजिटिविटी रेट है, वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। और आप मान लीजिए दिल्ली, गुड़गांव से 40 किलोमीटर दूर नूह में, आप 80 किलोमीटर 150 किलोमीटर सिरसा में और हिसार में टेस्टिंग बिल्कुल न्यूनतम रूप पे है। और जो रैपिड टेस्ट है उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ 30% लोगों को पॉजिटिव बताती है और बाकी 70 को छोड़ देती है। तो आपको क्लियर कट तरीके से अगर गांव में जाना है तो आपको ये समझना पड़ेगा, टेस्टिंग को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप प्रिवेंट कर सकते हैं, ट्रीट सबको नहीं कर सकते। प्लीज ये बात समझिए। आपके जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट है उसके बाद भी मृत्यु दर हाई है इस वेरिएंट में। मैं एक बात पूछूं डॉक्टर राहुल भार्गव आपसे, एक होती है ना, एक मिनट डॉक्टर राहुल भार्गव, एक विंडो ड्रेसिंग होती है। विंडो ड्रेसिंग समझते हैं ना? जो हमारे दर्शक नहीं समझते उनको बता दूं कि ऊपर से सजा दिया जाए किसी चीज को। तो यहां पर विंडो ड्रेसिंग हो रही है क्या? जो गंदगी है, जो हमारी कड़वी हकीकत है गांव देहात की, शहरों की छिपाने की कोशिश की गई, यहां तो पोल खोल हो जाती है। गांव की हकीकत की विंडो ड्रेसिंग हो रही है क्या? गंदगी को दिखाओ ही ना, तो गंदगी है ही नहीं, मृत्यु दर तो राम राज्य है, तो खुश रहो। एग्जैक्टली। तो मृत्यु दर आकलन में है ही नहीं। अगर आप ट्रांसपेरेंटली मृत्यु दर देखिए, अमेरिका जैसे देश में उन्होंने कहा 5 लाख लोग मरे, कल एंथनी फॉसी का स्टेटमेंट था, कम से कम 9 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, वहां अंडर रिपोर्टिंग है। जब वहां अंडर रिपोर्टिंग है तो आपको लगता है कि 4200 का आंकड़ा इतने बड़े देश में सच होगा? देखिए, दोनों से मेरा निवेदन है, ट्रांसपेरेंटली बताइए, तभी आप एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को यूज करते हुए लोगों की जान बचा पाएंगे। सिर्फ वेंटिलेटर, कंसंट्रेटर पहुंचाने से नहीं होगा, उसका यूज करना भी आना आवश्यक है, राइट यूज करने की आवश्यकता है। और हालत इस समय गांव में बहुत बुरी है, इस बात को नहीं, इसी हकीकत को छिपा रहे हैं क्या देवेंद्र शर्मा? ये हमारी 73 साल आजादी की कड़वी हकीकत है ना। जय जवान जय किसान, बड़े बड़े नारे, गांव देहात की बातें। गांव देहात में हमने कितना आधारभूत ढांचे पर खर्च किया है, उसकी पोल खुल रही है। तो पोल ना खुले, ना पता लगे, ना तो अस्पताल हैं, ना बेड हैं, ना दवाइयां हैं, गांव देहात में है क्या? तभी तो अपनी खेत छोड़कर, खेती छोड़कर लोग मजदूरी करने के लिए शहरों में आ जाते हैं ना। यह कड़वी हकीकत है हमारी।
संदीप जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ये बहुत चिंताजनक विषय है। और जैसा आपने कहा है कि आज सारे शहरों में हम देख रहे हैं कि जो जिस तरीके का वो सिविरिटी है इस सेकेंड वेव में, तो ये माना जा रहा है कि भाई जो हेल्थ सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया है। यही कहा जा रहा है कि ओवर स्ट्रेस्ड है, कोलैप्स कर गया है। ऑक्सीजन के लिए, बेड्स के लिए लोग भागे भागे घूम रहे हैं। लेकिन आप गांव की अगर हम बात करें, वो तो कब का कोलैप्स हो चुका था, उसकी तो चिंता किसी को थी ही नहीं। अभी हमारे साथी ने कहा कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो ध्वस्त हो चुके हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। और अगर आप ये देखें इस सारे चित्रण को, तो हमारे जो देश के इकोनॉमिस्ट थे वो इतने दशकों से लगे हुए थे कि फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए आप पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, उसको कम करिए। ये तो सिस्टमेटिकली होता आया है और उसका रिजल्ट ये आज हम देख रहे हैं कि आज इतना क्राइसिस है कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो आप देख रहे हैं इन्फेक्शन की गांव में आ रही है, रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो इतना भयावह है। इसलिए है क्योंकि कोई जो जिसको कहते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए उसको हैंडल करने के लिए, वो तो एग्जिस्ट नहीं करता। अब नीति आयोग का अपना रिपोर्ट कहता है कि 74% जो रूरल का जो हेल्थ केयर है वो प्राइवेट के हाथ में है। ये तो ओवर द पीरियड किया गया है ना, ये ओवर द पीरियड किया गया कि पीपीपी मॉडल को प्रमोट किया गया है, ये मानकर कि पहले आपने उसको मॉडल को ध्वस्त किया, आपने उसको फंडिंग सपोर्ट नहीं दी। जब वो मॉडल खराब हो जाता है तो आप कहते हैं कि साहब ये प्राइवेटाइजेशन ही काम करेगा, ये ऑफिशियल जो हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वो काम नहीं करेगा। ये एक सिस्टमैटिक सिर्फ हेल्थ में नहीं, एजुकेशन में भी हुआ है, एग्रीकल्चर में हुआ है। जहां भी हमें जिस सेक्टर को खत्म करना होता है हम इसी तरीके का एक सिस्टम लेके आते हैं। एक ये बॉलीवुड वाले भी है ना जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री गांवों की ऐसी खुशहाल तस्वीर दिखाते हैं कि लहलहाते खेत, गाने गाते हुए लोग और दुनिया भर का दूध और घी पीते हुए, सब कुछ सही है, सब खुशहाल हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं, हट्टे कट्टे लोग हैं। ये तस्वीर ये फिल्मों में ही देखते हैं। जो गांव देहात को नहीं जानते वो हकीकत ही नहीं समझते और शायद सरकारें भी वही काम उसी राह पर चल रही हैं। लेकिन इसका एक दूरगामी परिणाम भी है, उसकी भी चर्चा करनी चाहिए। गांव से ही जो ये हमारा 94%, हमारी अर्थव्यवस्था का 94% इनफॉर्मल सेक्टर है, इनकी रीढ़ की हड्डी गांव से आए हुए लोग ही हैं, वो मजदूर हैं। ये रीढ़ की हड्डी फिर से टूट रही है क्या? और ये मनरेगा को लेकर जो एक आर्थिक सहारा मिलता था गांव के लोगों को, मनरेगा चल पा रहा है क्या इन कोविड टाइम्स में? गांव की अर्थव्यवस्था बिल्कुल तबाह होती दिख रही है। इसके बारे में कोई रिपोर्ट कर रहा है, कोई बात कर रहा है? ये बहुत चिंता इसलिए भी है क्योंकि अभी देखिए वीट का जो हार्वेस्टिंग सीजन है वो तो हो गया, लेकिन जो अगली अभी बुआई होनी है वो धान की होनी है। और हम जानते हैं कि भाई अभी जिस तरीके से ग्रोथ हम देख रहे हैं, इन्फेक्शन जो बढ़ती जा रही है ग्रामीण इलाकों में, उसका डेफिनेटली उसके ऊपर असर पड़ेगा। अगर पिछले साल हम जानते हैं कि जब इकोनॉमिक जब हमने देखा था पूरे सिस्टम के बाद पहले क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर में, तो एग्रीकल्चर ही जब ब्राइट स्पॉट था इकोनॉमी का। 3.9% से विकास दर थी हमारी कृषि की, जब 28%, 28.9% का गोता लगाया हमारी अर्थव्यवस्था ने। पर पहली लहर में कोरोना ने गांव में दखल नहीं दिया था, इस बार वो हो रहा है। और ये इस बार हो रहा है, तभी मैं कह रहा हूं कि इवन जो अगली सोइंग है मुझे तो उसका भी डर है। और दूसरी बात है कि जो आपने मनरेगा की बात की है, मनरेगा के ऊपर भी उसका इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं फ्लू है या खांसी जुकाम है, और जिसके होते हुए लोग जो है मर रहे हैं जिस तरीके से गांव में, और अब ये विषय बढ़ गया है, गंभीर हो गया है। अब देखिए, मैं सिर्फ एक पंजाब का डाटा आपके सामने रखता हूं कि जितनी ऑफिशियल डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं उसमें से 58% सरकार खुद मानती है वो ग्रामीण इलाकों में हुई है। इसका मतलब साफ है कि ग्रामीण इलाकों में ये बहुत गति से बढ़ गया है और इसका इंपैक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी पे पड़ेगा। और ये हमें समझना है कि हमने इतने दशकों से जो हमने इग्नोर किया है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसका हमें परिणाम देखने को अब मिल रहा है। क्या ये इकोनॉमिक थिंकिंग को चेंज करेगा? क्या हमारा जो ये जो 15th फाइनेंस कमीशन है जिसने सिर्फ 2.5% की बात की है ऑफ द जीडीपी जो हेल्थ में जाएगा, और वो भी 2024 तक, क्या हम उसको बदलेंगे? 1.2% है। चाइना का 5% है साहब जीडीपी का हिस्सा जो हेल्थ में जाता है। तो क्या कारण है कि हम लोग अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये सिर्फ अपराजिता और आप जानती हैं ये हकीकत। देखिए, ये सिर्फ इस बात की बात नहीं कर रहा हूं मैं
कि जी गांव देहात में टेस्टिंग नहीं हो रही, या वहां पर दवाई नहीं है, या बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वो तो है ही नहीं। पर इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट भी है, एक आर्थिक कीमत सिर्फ गांव देहात को नहीं, देश को भी चुकानी पड़ेगी। इस पहलू को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल, देखिए जो कहा जा रहा है मैं पूर्ण तरीके से सहमत हूं, और हम आईने में अपना चेहरा देख पाते हैं और यथार्थ में जीते हैं। केंद्र सरकार इस बात को जानती है। हम कभी नहीं चाहते थे कि यह ग्रामांचल की तरफ जाए, हम सबका ध्यान शहरांचल पर रहा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि यह ग्रामांचल तक पहुंच गया है, कोरोना ग्रामांचल में प्रवेश कर गया है। तो मुझे लगता है ये जो डिमांड और सप्लाई का जितना बड़ा मिसमैच हुआ, कभी किसी ने यह सोचा ही नहीं था। देखिए, अवसंरचना 1 साल या 2 साल या 6 साल में नहीं बनने वाली थी, अवसंरचना 70 सालों में बनने वाली थी, बन के खड़ी रहती। लेकिन फिर भी अगर अवसंरचना रहती भी, अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ भी रहता, लेकिन इस तरह का जो प्रेशर पड़ा, इस तरह का जो दबाव आया, मुझे लगता है इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। नहीं, तो कल्पना आपको करनी पड़ेगी ना, कोई रणनीति तो बनानी पड़ेगी ना गांव देहात के लिए। देखिए, जब 50,000 करोड़ का अभी 5 दिन पहले आरबीआई गवर्नर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत हेल्थ सेक्टर को 50,000 करोड़ मुहैया कराते हैं, गांव देहात के बारे में कोई कहेगा? या गांव देहात के बारे में पैसे देते ही सबको पेट में दर्द होने लगता है? मैं माफी के साथ ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि जी इनकम टैक्स नहीं देते। अरे किसान तो बड़े अरबपति खरबपति हैं। 86% किसान इस देश में 2 एकड़ से कम रकबा रखने वाले हैं। आप ही से था सवाल, अपराजिता। जी देखिए, मैं जब ग्रामीण विकास मंत्रालय में कार्यरत थी, मैंने 5 साल 2013 से 2018 संयुक्त सचिव के पद पर काम किया। उस समय मैं विश्व का सबसे बड़ा दारिद्र्य दूरीकरण कार्यक्रम मनरेगा ही देख रही थी, इसका कार्यान्वयन। तो मुझे कुछ तो ज्ञात है। और अभी 60,000 करोड़ उस वक्त हुआ करता था वार्षिक बजट, और अभी यह बढ़कर 1 लाख करोड़ हो गया। लेकिन मुझे लगता है नहीं, उस बजट का क्या करेंगे? मनरेगा का तो पलीता लग जाएगा ना, गांव देहात में बाहर निकल ही नहीं पाओगे, काम नहीं कर पाओगे। हाँ, ये बहुत बड़ा धक्का लग रहा है। मुझे लगता है हमारा मेरुदंड टूटने जा रहा है। मैं सरकार की अंग हूं, लेकिन मैं मानती हूं इस बात को कि मेरुदंड टूटने वाला है। अगर ये 1 लाख करोड़ हम खर्च नहीं कर पाए तो ये बहुत ही बड़ा घाटा। कमिंग फ्रॉम समबडी हु नोज व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट, आप ग्रामीण विकास में जॉइंट सेक्रेटरी रह चुकी हैं, गौरव वल्लभ, देखिए ये बातें कोई कर नहीं रहा है। मनरेगा एक संजीवनी, जैसे वैक्सीन की बात करते हैं ना, मनरेगा में काम मिलता था तो पैसा आता था। कोरोना फैला हुआ है गांव देहात में, कौन सा मनरेगा, कौन सा वो 1 लाख करोड़ का बजट? यहां अपनी बुआई नहीं हो पाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की कटाई अभी भी चल रही है, लोग काट नहीं पा रहे हैं, सूख जाएगा खड़ा खड़ा गन्ना। पर्चियां हैं जेब में लेकिन मिल तक नहीं ले जा पा रहे। संदीप जी, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं, एक एक का उत्तर दूंगा, मुझे 60 सेकंड दे जी लीजिए। नंबर 1, मैंने मैडम से पूछा, टेस्टिंग नहीं बता पाई कि कितनी बढ़े। नंबर 2, स्वयं मैडम ने 1 मिनट अपराजिता, 60 सेकंड मांगे हैं उन्होंने। मैडम मैडम ने स्वयं ने स्वीकार किया कि मनरेगा जिसकी कि वो इंचार्ज थी वो अच्छा काम कर रहा है, जबकि प्रधानमंत्री जी उसकी ताली पीट पीट के मजाक उड़ाया करते थे। तीसरी बात, बहुत गंभीरता से बोलना चाहता हूं कि जो अब फसल आने वाली है बाहर, वो औने पौने दामों में नहीं बिके। इसके लिए आज से ही, अभी से ही सरकार को तैयारी करनी पड़ेगी। चौथी बात, 2 करोड़ की डिमांड थी मनरेगा में अप्रैल 2020 में, जो आज 4 करोड़ श्रमिकों की हो चुकी है। और कौन सा राज्य ऐसा है जो 100 दिन का रोजगार मनरेगा में दे रहा है? क्योंकि फंड ही नहीं है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि जो जिस तरह से अप्रैल 2020 में मात्र 23.1% रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में ये पेनिट्रेट हुई थी बीमारी, आज लगभग 45.5% में हो चुकी है। इसको और ज्यादा विस्तार ना हो के लिए सरकार क्या कर रही है? मैडम ने कहा कि भले कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं कर सकते। मैडम, 15 months वी आर इन कोविड फॉर लास्ट 15 अपराजिता, 30 सेकंड, उसके बाद मैं कंक्लूडिंग कमेंट लूंगा देवेंद्र से।
गौरव जी, पहले तो मैं ये कह दूं कि ये जो मनरेगा की बात आप कर रहे हैं, ये गौरव, 1 मिनट, अब अपराजिता बोल रही है। प्रधानमंत्री आए इसके बाद ये ट्रांसफॉर्म्ड मनरेगा है जिसकी हम प्रशंसा कर रहे हैं। हम पुरानी 2009 की मनरेगा की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। मई 2014 में नहीं, विषयांतर हो रहे हैं, मुद्दे पर रहते हैं। प्रधानमंत्री के आदेश से हम लोगों ने मनरेगा का स्वरूप बदला है और इस मनरेगा की हम प्रशंसा कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात जो आपने पूछा और मैंने कहा आपको याद नहीं है, जरा स्मरण शक्ति अपनी ठीक करें। 19,83,804 टेस्टिंग हुई है जो मैंने कहा, और ये पिछले 2-3 दिनों से ज्यादा है। हाँ, 16 से 19 हो गई, पर 40 से 16 भी आ गई थी। देवेंद्र शर्मा, पर मुझे ये बताइए, देखिए ये जो गांव में फैला है ना कोरोना, गांव ही तहस नहस नहीं होंगे, देश की अर्थव्यवस्था पर भी बट्टा लगेगा। जो हम और बहुत सारे अर्थशास्त्री ताल ठोक रहे थे ना, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो जाएंगे, 11% की विकास दर होगी, अब थोड़ा कम किया है 8-9%। गांव देहात में यह हाल रहा तो इकोनॉमिक कॉस्ट जबरदस्त होने वाली है, पर इसको एड्रेस करेगा कोई? ये बहुत बड़ा सवाल है संदीप जी कि ये जो असली इशू है उसको हम एड्रेस करेंगे कि नहीं। हम बीजेपी कांग्रेस के उसमें कंपटीशन में या उनकी डिबेट में ही खो देंगे सब कुछ। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दोनों पार्टियां, मेरा मानना है कि रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि ओवर द डिकेड्स ये इकोनॉमिक डिजाइन हमारा ये था कि इसको फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए आप पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कम करिए। यही तो करते आए हमारे। मनरेगा में काम मिलेगा? आपको लगता है इस सूरत हाल में मनरेगा में काम मिल पाएगा? वो 1 लाख करोड़ का इस्तेमाल हो पाएगा? लोगों की जेब में पैसा जाएगा ग्रामीण इलाकों में? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो लोग अगर बीमार हैं तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसमें काम कर पाएंगे मनरेगा में। और इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जो सोइंग है वो भी इफेक्ट होगी। तो अब हमें बहुत चिंता करनी है, फोकस करना है रूरल एरियाज के ऊपर, क्योंकि वहीं कंट्री की इकोनॉमी जो है बेसिकली अगर वो ग्रोथ एग्रीकल्चर में नहीं होती है तो सारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में 30 सेकेंड राहुल भार्गव, चश्मा अपना बदलेंगे, ग्रामीण इलाके में की तरफ देखेंगे क्या हम? मोर्टेलिटी को कम करवाइए, ट्रांसपेरेंटली बता के टेस्टिंग को बढ़ा दीजिए, सो दैट अपने पास ओरिजिनल डेटा हो, और वैक्सीनेशन को सुदृढ़ कर दीजिए ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्हीं लोगों से बढ़ेगी। आपको वैक्सीन रैशनलाइजेशन करनी है और स्मार्ट वैक्सीनेशन करना है, क्योंकि यही लोग आर्थिक पहिया आगे चल के चलाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि आपको स्मार्ट तरीके सोचने पड़ेंगे, वैक्सीनेशन के लिए भी और ट्रीटमेंट के लिए भी और प्रिवेंशन के लिए भी। और ये 2/3 जनसंख्या की हम बात कर रहे हैं। गांव देहात को रोमांटिसाइज करना तो बड़ी अच्छी बात है, रुपहले पर्दे पर एक खुशहाल तस्वीर दिखाना, कसीदे पढ़ना अच्छा है, लेकिन जो कड़वी हकीकत है, विंडो ड्रेसिंग से काम नहीं चलेगा। गांव देहात पर नजर डालनी होगी सरकारों को। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।